हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को देखा था और हमारा आज का जो सेशन है वो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होंगे, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक वर्णित हैं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे संविधान का मौलिक अधिकार का प्रभाव अमेरिकी संविधान से यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया था और हमारे संविधान के मौलिक अधिकार को पूरे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहले हमारे संविधान के भाग 3 में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे अनुच्छेद 31 के संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार संविधान में नागरिकों को दिए गए हैं संविधान के भाग 3 के अंतर्गत, जो कि मौलिक अधिकारों का प्रारंभ अनुच्छेद 12 से होता है और मौलिक अधिकारों में बार बार राज्य शब्द का उल्लेख किया जाता है। इसीलिए मौलिक अधिकार के पहले अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं। तो उनमें हम सबसे पहले देखेंगे तो राज्य के अंतर्गत हमारे भारत की सरकार और हमारी संसद शामिल है। उसके बाद राज्य की सरकारें और राज्य का विधानमंडल शामिल है और इसके साथ ही साथ हमारी स्थानीय सरकारें और कुछ अन्य प्राधिकार भी हैं जो कि राज्य के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य के द्वारा ही व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 13 की यानी कि मौलिक अधिकार के दूसरे अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 13 की। अनुच्छेद 13 हमारी न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है और इसी के तहत यह प्रावधान है कि संविधान के बनने से पहले और संविधान के बनने के बाद का कोई भी कानून तभी तक उचित माना जाएगा जब तक वह व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता है और साथ ही मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का हनन करने वाला कोई भी विधि कोई भी कानून अवैध माना जाएगा। लेकिन उसके साथ ही अनुच्छेद 13 के भाग 4 में यह वर्णित है कि यदि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 13 का कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर लागू नहीं होती और अनुच्छेद 13 के भाग 4 के इस प्रावधान को 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसमें समाहित किया गया था। हालांकि बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद किसी भी प्रकार से किसी भी संशोधन से संविधान के मौलिक ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। यदि संसद के किसी भी संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा। अर्थात यदि संसद के किसी भी संशोधन द्वारा, चाहे वो 368 के तहत ही क्यों न हो, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जाएगा या फिर मूल ढांचे के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और साथ ही साथ उसे अवैध भी घोषित किया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि आखिर संविधान के संशोधन के संबंध में इतने सारे परिवर्तन किए क्यों गए और इसके लिए हम केशवानंद भारती केस और उसके पहले के केसेस को और उसके बाद के केसेस को यहाँ पर मिला करके हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला, ऐसा क्या संशोधन था जिसके वजह से संविधान में इतने ज़्यादा परिवर्तन किए गए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसे जजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके लिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 368 की, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है
और यदि इसे ध्यान से देखें तो यह संसद को असीमित शक्ति देता है कि संसद किसी भी संविधान के भाग को हटा सकती है, किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। तो इस प्रकार से संसद की इस असीमित शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा को प्रस्तुत किया। और अगर हम बात करें मूल ढांचा, तो मूल ढांचा को तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया, लेकिन मूल ढांचे का अर्थ है हमारे संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, और इसके कुछ मूल संरचनाओं को भी सूचीबद्ध किया है, जिसमें मूल ढांचे के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य आदि अवधारणाओं को सूचीबद्ध किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के अनुसार मूल ढांचे की सूची को निरंतर विस्तारित कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसको हम इस मामले में देख सकते हैं कि एसआर मुंबई बनाम भारत संघ मामले में, जो कि वर्ष 1994 में हुआ था, उसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूरे सरकार को बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। अब हम बात करेंगे संसद और सुप्रीम कोर्ट के इस टकराव की। तो ये टकराव इसलिए हुए क्योंकि आज़ादी के बाद से सरकार अपनी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए संविधान में काफ़ी हद तक संशोधन किए जा रहे थे। संविधान के पहले संशोधन, जो कि वर्ष 1951 में हुआ था, उसमें अनुच्छेद 331A, 331B और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके खिलाफ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया कि संसद संविधान में अपने हिसाब से कोई भी परिवर्तन कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1968 में सुप्रीम कोर्ट का दोबारा जो निर्णय आया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से मना कर दिया। अनुच्छेद 13 की वैधानिकता को स्वीकार किया गया और इसके साथ ही संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 किया गया, जिसमें संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद संविधान की किसी भी भाग में कितना भी परिवर्तन कर सकती है। और उसी के खिलाफ केशवानंद भारती केस आया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती, और इसी के तहत संविधान के 24वें संशोधन को भी चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे की अवधारणा दी गई। लेकिन इस निर्णय के बाद ही 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें फिर से संसद को संशोधन करने की असीमित शक्ति देने की बात की गई और अनुच्छेद 368 में नए प्रावधानों को जोड़ा गया। लेकिन उसके बाद ही मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इस संशोधन को भी चुनौती दी गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अंततः निर्णय आया। अपने पिछले निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और संसद को मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की शक्ति नहीं दी गई। और इस प्रकार अंततः संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा और संसद के संशोधन की असीमित शक्ति के ऊपर नियंत्रण लगाया और संसद और न्यायपालिका के इस टकराव को व्यक्ति के मूल अधिकारों के पक्ष में संरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संविधान के लिए एक काफ़ी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय है, जो कि संसद को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है अपनी मनमानी करने से, क्योंकि वर्ष 1970 के दशक में संसद द्वारा तत्कालीन सरकार ने काफ़ी सारे मनमाने संशोधन किए, काफ़ी सारे नए प्रावधानों को जोड़ा, काफ़ी सारे प्रावधानों को हटाया। इसीलिए यह आवश्यक था कि संसद की इस शक्ति को नियंत्रित किया जाए, उस पर काबू किया जाए, ताकि हमारे लोगों द्वारा बने इस संविधान में, जिसे लोगों ने अपनाया है, उसमें व्यक्ति के लोकतांत्रिक भाव
और अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 और 13 के ऊपर चर्चा किया। कल हम अनुच्छेद 14 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।